दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एचबी रिएक्शन के माध्यम से आज का यह वीडियो, जो कि इन दिनों मैं अपनी एक सीरीज़ जो कि यमुना और उसके आसपास के क्षेत्र से जुड़ी हुई नदी या नालों से संबंधित और अन्य भूजल दोहन और जो ये घरों से निकलने वाला जो गंदा दूषित पानी है और कचरा है उससे जुड़े हुए वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं आज नोएडा के एक उद्यान में खड़ा हूं, जिसका कि संचालन जो है नोएडा प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। और यह जो उद्यान है यह सेक्टर 74 नोएडा के क्षेत्र में है। और इसमें आप जैसे कि आपको यह पाइप से ही नज़र आ रहा होगा कि जिस प्रकार के यह पाइप से पानी का जल का दोहन हो रहा है। इस जल की जगह पर यदि इस क्षेत्र में एक झीलनुमा तालाब का निर्माण किया जाए और साथ ही साथ उस तालाब में जो आसपास की जो ये सोसाइटियां हैं इनसे निकलने वाले जल को संचित करके एकत्र करके और उस पानी का जो उस क्षेत्र में और इस उद्यान के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में सप्लाई करके और उस पानी को सिंचाई के उपयोग में लाया जाए, तो उससे एक और जहां जो ये भूजल दोहन है यह नियंत्रित होगा, जिसको लेके कि मैं आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से इसके इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। जिस समय यह बोरिंग हो रही थी उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था। तो इसी कड़ी में मैं अब आपको दिखाना चाहता हूं कि नोएडा और दिल्ली में, जो कि एक उत्तर प्रदेश के अधीन नोएडा आता है और दिल्ली जो है इसका एक कोंडली क्षेत्र है जो कि यूपी के ही बगल में है, उत्तर प्रदेश के बगल में ही है। वहाँ पर दोनों में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं। पहले जब दिल्ली में सरकार पहली दूसरी पार्टी की थी तो उस समय की समय जो कार्य हो रहे थे और जिस प्रकार से यहाँ कार्य चल रहे थे उनमें क्या लापरवाही हो रही थी और कहाँ क्या कमियां थीं, वह तो आप वीडियो देखकर भी और मुझे बताएंगे। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर आपको मेरे विचार और सुझाव पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य दें, जिससे कि मैं उनसे और उन कमेंट्सों को और अन्य वीडियो में जोड़कर और इसके बारे में जानकारी दे सकूं। तो इसी कड़ी में चलो मैं आपको वीडियो की ओर ले चलता हूं और आपको वीडियो से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई और अन्यत्र नदियों और नालों में जो पानी ये बर्बाद होकर और नदी यमुना में जा रहा है और यमुना के जल को प्रदूषित कर रहा है और दूषित कर रहा है, उस जल को कैसे बचाया जाए और कैसे उसका उस क्षेत्र में जो है और जल और नदी के जो पानी को और नदी को कैसे बचाया जाए, उसके बारे में आपस में विचार विमर्श करके और इस वीडियो के माध्यम से समाज तक और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो अगर आपको लास्ट में यह वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचाना है तो उसके लिए मेरे चैनल को शेयर करके और सब्सक्राइब करें, एचबी रिएक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो की ओर चलते हैं। जैसे कि पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार जो है यमुना नदी में इस प्रकार की मोटरों का चलाकर और यंत्रों को चलाकर और यमुना जल के अंदर जो कचरा है उसको साफ करने का कार्य कर रही है। उसके लिए सरकार ने विभिन्न एजेंसियों को भी हायर किया हुआ है और इस प्रकार की महंगी महंगी मशीनें लगाकर यमुना के जल को शुद्ध करने का प्रयास चल रहा है। तो उसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं कि यह नदी और इससे जुड़ी हुई अन्य नदियां तब तक साफ नहीं होंगी जब तक कि इसमें जनता की सहभागिता नहीं होगी और जनता का सहयोग नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर सरकार को यमुना नदी को और उससे जुड़ी हुई अन्य नदियों की साफ सफाई करनी है तो उसके लिए कार्य करना होगा।
ये देखो, ये सोरखा गांव है और यह सोरखा गांव जो है, इसमें ये गांव की जितने भी और उसके आसपास के जुड़े सेक्टरों में जितनी भी क्षेत्र में ये इस प्रकार की जो जल निकासी है उसको नहरों के, जो नालों के और अन्य संसाधनों के माध्यम से उसके बाहरी क्षेत्र में, जो कि सरकार का ही क्षेत्र है, उसमें छोड़ दिया गया है, जिसके वजह से कि जो दूषित और प्रदूषित पानी है वह उन क्षेत्रों में तालाब नुमा झील बन गई हैं और उसके कचरा जो है वह भी साथ के साथ में उनके किनारे पे जो ठेकेदार हैं या जो घरों में छोटे मोटे कार्य करवाने वाले हैं उनके द्वारा भी डाला गया है। इस कचरे को रोकने के लिए यदि इन तालाबों के आसपास जालियां लगा दी जाए और कचरे को रोकने के लिए यहाँ पर सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति ऐसा लगा दिया जाए जो कि इस प्रकार की गतिविधि को रोकने में सक्षम हो, जिसके पास कि सरकार के सारे अधिकार हों, तो इस स्थिति में एक और जहां कचरा सफाई हो सकती है तो वहीं इसी क्षेत्र में हरित पौधे जो कि पानी में उग सकते हैं और पानी भूमि के अंदर की जो ऑक्सीजन या अन्य जो गैसें हैं उनकी क्षमता बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इनमें जीव जंतुओं को छोड़ दिया जाए तो वे एक और जहां इस क्षेत्र के अंदर भूमि के अंदर के जल स्तर को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ इस जल को आसपास के सेक्टरों और उद्यानों में छोड़ने तथा जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं या जो अन्यत्र संयंत्र लगे हुए हैं उन तक इस पानी को पहुंचाने का कार्य किया जाए, तो उससे भी इस क्षेत्र में जो है ये भूजल दोहन को रोका जा सकता है, जिससे कि एक और तापमान की गर्मी, जो वातावरण में जो तापमान की गर्मी बढ़ रही है वह नियंत्रित हो सकेगी। तो वहीं दूसरी ओर जो आसपास में प्रदूषण बढ़ रहा है उसको भी रोका जा सकता है। छोटी छोटी जगहों में अगर छोटे छोटे संयंत्र लगाकर इस क्षेत्र के जो कचरा है या किसी प्रकार का भी जो न गलने वाला जो सामान है उस सामान को रिसाइकिल करने के लिए यहीं से एकत्र किया जाए, तो जो दिल्ली में या अन्य शहरों में जो बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड बने हुए हैं उनको भी रोका जा सकता है और साथ ही साथ पर्यावरण में पौधे और जो शुद्धता के लिए जो अगर जो निवासी हैं वे स्वयं नियंत्रित करेंगे तो उससे भी रोकथाम होगी। इस प्रकार के फव्वारे लगाने से जो कि उद्यानों में लगे हुए हैं, इनको अगर भूजल से न निकालकर इनके अंदर भी इसी जल को प्रयोग में लाया जाए तो उससे एक और जहां क्षेत्र में सुंदरता बढ़ेगी, वहीं उस जल से जो वातावरण में प्रदूषण में धूल के कण हैं वो भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के नियंत्रण जो फव्वारे या अन्यत्र साधन हैं इनको भी सुंदरता के लिए उसी प्रकार के जल की उपलब्धता प्राप्त हो सकेगी। दिल्ली एनसीआर में जो विभिन्न सरकारें हैं उन्होंने अपने यहाँ के जल निकासी के लिए जो सीवर लाइन का पानी है उसको इस प्रकार के नालों में डाल दिया है, लेकिन इन नालों की दीवारों को तो बांध दिया गया बनाकर और जो नाले हैं उनको बांधकर इनके ऊपर जो है नियंत्रण किया गया है, जो कि बरसात के पानी को भी तेजी से बहा के ले जाते हैं। किंतु साथ ही साथ इसको खुला छोड़ने की वजह से जो यहाँ इनके आसपास में रहने वाले निवासी लोग हैं उनके मकानों के अंदर जितने भी उपकरण हैं उनको इनके से निकलने वाले प्रदूषण और विभिन्न प्रकार की गैसों से हानि होती है, जिससे कि उनके कीमती उपकरण भी नुकसान उठाते हैं और इनकी वजह से उनके महंगे महंगे उपकरण जो हैं वह बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि उन लोगों को एक और धन की बर्बादी होती है तो वहीं दूसरा उनके ज़रूरी कार्य रुकते हैं।
यदि इन नालों को कवर कर दिया जाए और इन्हीं नालों की तरह यमुना नदी को के दोनों साइड में पार्ट जो हैं, कॉर्नर जो हैं, उन कॉर्नरों के ऊपर भी इसी प्रकार की दीवारें बना दी जाए जो कि ऊंची ऊंची 10 मीटर तक की हों, तो उन लोग उससे एक और जहां नदी का बहाव बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर जो इस प्रकार के नाले हैं इनके जहाँ यमुना में मिलने से पहले उस क्षेत्र में जो है खुले मैदान में इस पानी को एकत्र करके वहाँ कचरे को और इस जल को शुद्धिकरण के कार्य किए जाएं, तो उससे एक और जहाँ अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा, वहीं साथ ही साथ जल जो है वह भी दोबारा प्रयोग में आ सकेगा और यमुना का जो इस जल स्तर बढ़ेगा तो उससे जल जो है उसे वहाँ जो सरकारों की स्कीमें हैं कि उनमें विभिन्न प्रकार के वाहन चलाए जाएंगे, जैसे स्टीमर, नाव, बोटिंग वगैरह का आयोजन, और साथ में उनमें मछली पालन और अन्य जीव जंतुओं को पालन करा जाएगा, तो उसके लिए वह कार्य किए जा सकते हैं। साथ ही साथ इन नालों के और इस प्रकार के जो ये तालाब हैं, इन तालाबों में भी जलीय वृक्ष लगाने से इस क्षेत्र का भी भूजल स्तर बढ़ेगा, क्योंकि नोएडा और हरियाणा का गुरुग्राम और फरीदाबाद क्षेत्र जो है वह भी किसी हद तक एक और जहां अरावली पर्वतमाला के अधीन है, तो वहीं यह डूब क्षेत्र में भी आता है। तो डूब क्षेत्र में मिट्टी जो है रेतीली होने की वजह से यह पानी, अगर पेड़ पौधे लगाए जाएं और इनमें जो प्लास्टिक और अन्य प्रकार का जो कचरा है जो कि बहुत लंबे समय तक जमीन के अंदर दबा रहता है, इनसे भी गलता नहीं और ख़त्म नहीं होता, तो इस प्रकार के कचरे को इसमें डालने से पहले ही रोकने का बंदोबस्त होना जरूरी है। और उससे जो पौधे लगेंगे उनकी जड़ों के से पानी जो है जमीन के अंदर बढ़ेगा, तो उससे भूजल स्तर भी बढ़ेगा, और जब भूजल स्तर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि भूमि की तपन जो है वह भी कम होगी और उससे पर्यावरण जो है उसमें भी गर्मी कम होगी। तो इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के संसाधनों को अर्जित करने से एक और जहां पानी भी स्वच्छ होगा और शुद्ध होगा और पर्यावरण भी शुद्ध होगा, तो वहीं जो इनमें से गैस निकल रही हैं उन गैसों को अगर एकत्र करके अपने घरों के लिए और इंडस्ट्रियों के लिए उपयोग में लाया जाए, तो उससे एक और जहां देश की संपदा बचेगी, वहीं आर्थिक मदद भी होगी। यह जो कचरा है, जो प्लास्टिक है या अन्य वैसा कचरा है जिसको कि जलाकर या एकत्र करके इससे रिसाइकिल किया जा सकता है, तो इससे हम एक और जहां पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं, तो वहीं इनसे बिजली का उत्पादन भी किया जा सकता है। और ऐसे खुले क्षेत्रों में अगर सोलर प्लांट लगा दिए जाएं, तो साथ में प्राकृतिक रूप से बिजली उत्पादन भी हो सकेगा और एक दूसरी ओर क्षेत्र जो है वह भी स्वच्छ होगा। भारत के विशेषकर बड़े महानगरों और शहरों में जिस प्रकार की यातायात व्यवस्थाएं बन रही हैं या बनाई गई हैं, जिनमें कि अंडरपास हैं और अन्य जो संसाधन हैं, उन संसाधनों में जो पानी, बरसात का पानी रुकता है और नाले जो चौक रहते हैं, उन नालों में पानी को भी ऐसे खुले स्थानों पर रोककर एकत्र करके उससे भी पुनः इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सकता है। विशेषकर गर्मी के महीने में या बरसात के बाद जब समाज में पानी की ज़रूरतें अधिक होती हैं, तो उस समय उस पानी का पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह नोएडा का स्टेडियम है जो कि सेक्टर 21A में आता है, और इसी के सामने का जो क्षेत्र है, यह देखो, ये रोड के पार करते ही यहाँ कचरे का क्षेत्र शुरू हो जाता है, जहाँ की एक समय में कोई स्कीम आई थी जिसमें कि आवासीय घर बनने थे, और यह जो क्षेत्र है, यह देखो, ये दिल्ली का आ गया है कोंडली। इसके साथ में जो ये उद्यान है, यह DDA के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पहले की जो सरकार थी उसने बहुत बुरी हालत कर रखी थी, लेकिन जो अब
जो नई सरकारें आई हैं उनकी वजह से इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। कार्य तो वैसे पहले ही शुरू हो गए थे, किंतु ये जैसे ये झील है इसमें ये हरा हरा पानी दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पूरा ये कचरा है और जो कि पत्तों से हो रखा है। लेकिन ये पहले कभी सूखा होता था। जब इस पार्क उद्यान का निर्माण किया गया था तो उस समय पर इस उद्यान के अंदर यह झील उद्यान बनाया गया था। शायद उस समय इसमें पानी रहा होगा, क्योंकि हम उस समय बहुत छोटे थे तो हमें इसकी जानकारी भी नहीं है। किंतु आज जब नई सरकार आई है तो उसने इस जल को, इस तालाब झील को पूरा पानी से भर दिया है। अब यह नहीं पता कि यह पानी जो है यह भूजल का है। इसके लिए मैं अलग से एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि उसकी भी जानकारी दूंगा। किंतु जब से इसमें पानी भरा है तब से यहाँ पानी जो है बहुत अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से कि इस क्षेत्र का जो टेम्परेचर है वह भी कम हो गया है और जो गर्मी है उसमें भी काफ़ी कमी आई है। किंतु इसके साथ साथ जो ये दीवार है इसके साथ में जो पीले कपड़े या चादरें दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार की जो गंदगी या जाली है, इसके परली साइड में जो नाला है और उसके बगल में जो कवर करके जो उसके ऊपर लेंटर बनाया गया, ये देखो नाला, ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर के क्षेत्र का नाला है जो कि दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर रहा है। और यही नाला जो है आगे यमुना में मिलता है। और इस पानी को अगर रोककर और वहाँ सफाई करके उसके कचरे को इसको पंप के द्वारा इस झील में मिला दिया जाए, जैसे कि ये कचरा देखो, ये पूजा के नाम पे यह कचरा जो है यह डाला हुआ है और यहाँ पे इसके बगल में झुग्गियाँ हैं, तो ये झुग्गी वाले भी अपना घर का कचरा पूरा इसी उद्यान में डालते हैं, तो इसको भी रोकना ज़रूरी है। ये रहा स्मृति वन कोंडली घरोली, इसी उद्यान की मैं बात कर रहा था। तो आज की डेट में इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और जो इसके प्रवेश द्वार है वह भी काफ़ी सुंदर हो गए हैं और यहाँ पार्किंग स्थल भी बन गए हैं। जिन लोगों को इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी लेनी है तो वो यहाँ फेज़ 3 मयूर विहार में कोंडली की क्षेत्र में आकर इस क्षेत्र का मुआयना कर सकते हैं। यह शांति के लिए और शुद्धता के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र बन गया है और यहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ भी लगाए गए हैं जिनकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। इसमें घूमने के लिए भी अलग क्षेत्र है और ये देखो अब ये झूले भी लग गए हैं जिनमें कि बच्चे आकर पिकनिक मना सकते हैं और अपने गर्मी के मौसम में कहीं बाहर न जाकर इसी क्षेत्र में छाया का और मनोरंजन का साधन उपलब्ध है, जिससे कि वह मनोरंजन का साधन अपना सकते हैं। मेरा मुख्य फोकस जो है इस झील को दिखाने का है, जिसमें कि यदि बोटिंग कर दी जाए और साथ ही साथ इसमें बतख और अन्य जलीय जीव डाले जाएं तो उससे भी यहाँ की सुंदरता अधिक बढ़ेगी। इसी उद्यान के किनारे पे जो मैं मकान झोपड़ियाँ बता रहा था वही यहीं रोड के किनारे पे हैं, जो कि इस क्षेत्र की सुंदरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और एक कलंक का काम कर रहे हैं। अब ये नहीं पता कि ये लोग कौन है, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या हमारे ही देश के गरीब नागरिक हैं, लेकिन इनके लिए संसाधन बनाने की और सही जगह इनको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। और यह इसके बगल में ही जो तालाब मैंने नाला दिखाया है उस नाले को सफाई के लिए वहाँ पर बाड़ लगाकर पानी को और कचरे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए और उसको शुद्ध बनाने के लिए छोटा प्लांट लगाकर ये जो नाला दिखा रहा हूँ उसको इसी पानी को उस तालाब में झीलनुमा तालाब में डालने की आवश्यकता है। ये देखो इस क्षेत्र की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर अवरोध लगा दिया जाए तो यहाँ से देखो दिल्ली वालों ने तो यहाँ अपना अंडरग्राउंड बना रखा है जिसके ऊपर यह झीलियाँ वगैरह बनी हैं, किंतु यूपी में आते ही यह खुला क्षेत्र हो गया है जिसमें कि हवा की वजह से भी और अन्यत्र संसाधनों से भी जो कई लोग घर से अपना घर का कूड़ा कचरा प्लास्टिकों में डालकर इसके अंदर ले आते हैं और इसमें डाल देते हैं। ये यमुना में मिलने वाला पाइप है जिसमें कि यह कचरा आ रहा है, जिसको कि लोग अभी कर्मचारी जो हैं ठेकेदार के आदमी सफाई के लिए इसमें डाल रहे हैं। अगर इस नाले को
यमुना के ऊपर दीवार बना के एक अलग नाला बनाकर दोनों साइड में और उसमें डाला जाए और वहाँ संयंत्र के द्वारा और मशीनों के द्वारा साफ सफाई की जाए तो उससे यमुना में सुंदरता भी आएगी और यमुना शुद्ध होगी और यमुना का पानी जो है शुद्ध होगा। और जैसे अभी बीच में सरकार ने जो यमुना के बैराजों को बंद करके और उसके जो क्षेत्र खाली किया था उस क्षेत्र में जो प्लास्टिक कचरा और बोरियां और जो घर का सामान और पूजा सामग्री का सामान जो कि गलता नहीं है वो देखा था, उसके ऊपर भूतपूर्व सैनिकों के सहयोग से एक अलग से टास्क फोर्स बनाकर और उस चीज को दिखाया जाए। तो उससे यह जो कुंभ हम ये प्रयागराज में नहाने के लिए गए हैं, ऐसे कुंभ जो हैं यहाँ यमुना के किनारे पे भी हो सकते हैं। माना कि उनका नाम कुंभ नहीं होगा लेकिन उनका नाम कुछ और हो सकता है। और इस प्रकार के स्नान जो हैं वो हमें घर के नज़दीक ही यमुना के और यमुना के आसपास की नदियों में मिल सकता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि यमुना के में मिलने वाले सभी नालों को और यमुना के में मिलने वाली हिंडन नदी और जो और नदियां हैं उनको भी साफ सफाई और उनके कचरे की साफ सफाई की जाए और उसके गंदे पानी को भी स्वच्छ बनाया जाए। तभी जाके हम हर क्षेत्र में कुंभ के स्नान कर सकते हैं। जो हमारे देश में जो मुख्य कुंभ हैं वो तो प्रमुख कुंभ हर 12 साल में एक बार होते हैं, किंतु ये यमुना और अन्य जो नदियां हैं अगर उनकी साफ सफाई की जाए तो रोजाना ही हम कुंभ स्नान कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को मेरा यह विचार अच्छा लगा होगा और इसके लिए फौजियों को जो भूतपूर्व सैनिक देश की सेवा में अपना जीवन और अपनी जवानी दे रहे तो वे अपना बाकी जीवन भी इस प्रकार की साफ सफाई और अन्य सहयोगों में देने के लिए तत्पर रहेंगे, मुझे यही आशा है। उम्मीद है कि आपको मेरे यह सुझाव अच्छे लगे होंगे और अगर आपको यह सुझाव अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके कोई भी सुझाव हैं तो इसी वीडियो के माध्यम से मुझे अपने विचार शेयर करें, जिससे कि मैं उन विचारों को सरकार तक और अन्य सामाजिक संस्थानों तक पहुंचा सकूं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय हिंद। ठीक है लो ही तबीयत ठीक है? नहीं, मैं खा गया ही